नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायर 451 में। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा अब यहाँ पड़े पड़े जी उससा गया, आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊँ, 1 महीने में लौट आऊँगा। नानक चंद बहुत सुशील और नवयुवक था। रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के साई धब्बे, कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियाँ हैं? ज्ञानचंद के बेटे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए बहुत कोशिश की थी, मगर सफल ना हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी ना थी, पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानक चंद उसके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहाँ जी नहीं लगता, कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोच रहा हूँ। ज्ञानचंद बहरत है, तशरीफ ले जाइए। नानक चंद हंसकर, रुपए को दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपये की सख्त ज़रूरत है। ज्ञानचंद, ऐसी फिजूल बातों का मुझसे जिक्र ना किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ। नानक चंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे, यहाँ तक कि नानक चंद सूझलाकर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहाँ भी तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं। नानक चंद, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपका रुपया आपको मुबारक रहे। नानक चंद की यह चाल कभी फट नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाल साहब ढीले पड़ गए, रुपया दिया, खुशामंद की ओर उसी दिन नानक चंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुए। मगर नानक चंद यहाँ से अकेला ना चला, उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे आदमी थे, सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते, और इस बीच नानक चंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के सारे क्या करता। यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। भाग जाने के मंसूबे में आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवर को उतारकर उसने एक संदूक में रख दिया था। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था, मगर चाहे और कुछ ना हो, नानक चंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान ना था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है, और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुश नसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतनी में कुंट की खड़की। ललिता चौंक कर उठ गई, खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूक उठा लिया, एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौक चौंकाकर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानक चंद ने उसे गले से लगा लिया। बग्घी तैयार थी, दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे। ललित ना दिखाई थी। घबराए सारा घर छान मारा, कुछ पता ना चला। बाहर की कुंडी खुली हुई देखी, बग्घी के निशान नजर आए। सर पीट पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जवान पर मोहर हो गया। मशहूर किया कि वह अपने ननिहाल और गई, मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भाप गए कि कश्मीर की सैर के कुछ और ही माने थे। धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई, यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियाँ नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर थी। नानकचंद जिस वक्त बग्घी में ललिता के साथ बैठा तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल न था कि यही एक युवती मेरे बगल में बैठी है, जिसके दिल का
मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वह मस्त था। बदनामी का डर, कानून का खटका, जीविका के साधन, उन समस्याओं पर विचार करने की उसे उस वक्त फुर्सत न थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया, कलकत्ते जा पहुँचा। किफ़ायत सारी का सबक ना पड़ा था। जो कुछ जमा जत्था थी 2 महीनों में खर्च हो गई। ललिता के गहनों पर नौबत आई, लेकिन नानक चंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियाँ दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा, तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है, खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपया रवाना कर दिया, लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वह हुआ। अभी इधर आने का इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ ना होगी, मगर इस औरत की बाहें पकड़ी है तो उसका निभाह करना। उसे अपनी ब्याहत स्त्री समझो। नानक चंद दिल पर से चिंता का बोझ उतार गया। बनारस से माहवार वजीफा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा और गो शराब की लत ना टूटी। और हफ्ते में 2 दिन जरूर थिएटर देखने जाता, तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी लड़की के बाप का बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा था कि नानक चंद ने उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 50वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका सर्वगास हो गया और जो ही यह खबर नानक चंद के मिली, वह ललिता के पास जाकर चीखे मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। इस 3 साल की संभली हुई जिंदगी में उसके दिल सोहदेपन और निशानेबाजी का ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिए थे। उसे अब यह फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता को क्या करूं? अगर इसे वहां ले चलता हूँ तो 3 साल की पुरानी घटनाएं ताज़ी हो जाएंगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुकूमा और हम जो हलिया में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानून औलाद की ज़रूरत थी। नजर आने लगी। यह हो सकता था कि वह ललिता को अपनी ब्याहती स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे बकाया है। ललिता से नागचंद को अब वह मोहब्बत ना थी जिसमें दर्द होता है, वह बेचैनी होती है। वह अब एक साधारण पति था जो गले में फड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता था, जिससे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वह बीमार होती है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। अगर जिंदगी की नई नई उमंगों ने उसे उकसाना शुरू किया, मशूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत और बड़े लोगों के मेल जोल से संबंध है। मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। नागचंद अब मजबूत इराई के साथ सोचने लगा कि यहाँ से क्यों कर भागूं। अगर लाजात लगा कि है से क्यों भागूं, 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हिला किया जाता हूँ तो आज के तीसरे दिन ललिता बनारस में मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालो कि इन संभावनाओं से मुक्त मिले। सोचते सोचते उसे आखिर एक तबदीर सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर ना आया। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थी। वहाँ जाकर जो किफ़ायती देखी तो दुनिया आंखों में अधरी
हो गई। नागचंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा सब वहाँ मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेशा न रहा कि नानकचंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2-3 हफ्ते तक थाने में तफ्तीश होती रही और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसरां को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी प्रेम ने की प्रतियोगिता के जोश में यह काम किया, मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था और वहाँ बनारस में नागचंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला नागचंद की शादी एक रईस घराने में हुई और तब धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए। फिर वही मंजिलें से जमी और फिर वही सागर व मीना के दौर चलने लगे। संयम का कमजोर अहाता इन विषय वासनाओं के बंटवारों को ना रोक सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता है और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखी जाती है। साल भर इसी बहार में गुजरा। नवेली बहू घर में कूड़ कूड़ कर मर गई। तब देदिका ने उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर इस स्त्री में नागचंद की सौंदर्य प्रेमी आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। कभी बिना रोए कोर मुंह में नहीं दिया। 3 साल में चल बसी। तब तीसरी शादी हुई। यह औरत बहुत सुंदर थी, अच्छे आभूषणों से सुसज्जित। उसने नागचंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ था और नागचंद गृहस्थिक आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग के लिए ही सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। पति प्राण, स्त्री मरी। 3 वर्ष का प्यारा लड़का हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। उच्च श्रृंखलाता भी चली गई। अय्यासी का भी खात्मा हुआ। दिल पर रंजोगम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुए करते हैं। इन संयमों ने नागचंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। जब वह निराशा के यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा हुआ इन घटनाओं को याद करता तो उसका दिल रोने लगता और ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। धीरे धीरे यह ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की। यह उसी का दंड है। यह सोचते सोचते ललिता की मायूसी तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती है और प्यारी मुखेड़ वाली कमला अपने मरे हुए सौतेले भाई के साथ उसकी तरह प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नागचंद को ललिता की याद आई तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास पीने पिलाने की उन खेफाइयतों ने कभी उस ख्याल को जमने नहीं दिया। एक धुंधला सा सपना दिखाई दिया और बिखर गया। मालूम नहीं दोनों मर गई या जिंदा है। अफसोस ऐसी बेकशी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक ना ली। उस नेक नामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़े। यह ख्याल उसके दिल पर इस बुरी तरह बैठा कि एक रोज वह कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वह कलकत्ता पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ हो गया था। बहुत तलाश के बाद उसने अपना पुराना घर नजर आया। उसके दिल में जोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। बोला, हम यहाँ नहीं कह सकते कौन है कौन नहीं। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की है और उसका बूढ़ा माँ। 2 औरत रहता है, विधवा है, कपड़े की सिलाई करती है। जब मैं उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालता है। इतने में दरवाज़ा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नागचंद पहचान गया कि यह कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बेख्तियार जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले,
कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज़ को संभाल कर बोला, बेटी जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था और गो सौंदर्य की ताजगी ना थी, मगर आकर्षक अब भी था। नागचंद ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रत और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत बहुत जोर लगाया मगर जब्त ना हो सका। बरबस रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आहट से उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र जो हृदय पट पर अंकित था और जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता रहता था, जो सपनों में सामने आकर कभी खुशी के गीत सुनाता और कभी रंज के तीर चुभाता था, इस वक्त सजीव संचल सामने खड़ा था। ललिता पर बेहोशी छा गई। कुछ वही हालत जो आदमी को सपने में होती है। वह व्यंग होकर नागचंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है? मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना न थी कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका, वरना शायद ही वह चीख कर भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी, मगर जब नागचंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता अब तुमको अकेले ना रहने पड़ेगा, तुम्हें इन आंखों की पुतली बना कर रखूँगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग को सुख भोगूंगा। तो ललिता चौंकी और छिटकर अलग हटती हुई बोली, आंखों को तो यकीन आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे यह सपना ना हो।